आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया है ताज़ा और कह रहे हैं कि भारत को असली आज़ादी 2024 में मिली क्योंकि 2024 में राम मंदिर बना। इससे पहले कंगना रनौत, जो कंगना दीदी हैं, बीजेपी की सांसद हैं मंडी से, वो कह चुकी हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तब भारत को असली आज़ादी मिली, सच्ची आज़ादी मिली। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की जो नेता हैं रुचि पाठक, वो बोली थी एक कार्यक्रम में, यूट्यूब चैनल के कार्यक्रम में, कि भारत को जो आज़ादी है वो 99 साल के लिए लीज पर मिली 1947 में। तो ये भाजपा युवा का अलग बयान है, भाजपा में कंगना दीदी का अलग बयान है, सांसद है सर, आप भी सांसद हैं, और मोहन भागवत का एक नया बयान आया कि राम मंदिर। आप लोग सर आज़ादी मांगते हैं, हमें चाहिए आज़ादी, सबको आज़ादी आज़ादी वाला नारा आप लगाते हैं। आप हैं सांसद हैं सर राजा राम सिंह कुशवाहा जी, और काराकाट से आप चुनाव जीते हैं और पहली बार आप सांसद बने हैं, और इस तरह का बयान आप देख रहे हैं कि जो नारा लगाते हैं हमें चाहिए आज़ादी, उनको मिल गई आज़ादी 2024 में सर। और भी एक दो बयान को गौर करना है सर। गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट के भीतर राज्यसभा में कहा कि अंबेडकर 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 ये क्या करते रहते हैं, इतना बार राम का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो वो लोकतंत्र विरोधी हैं और आज़ादी 47 वाली इनको रास नहीं आ रही है। सच बात ये है, लोकतंत्र विरोधी हम इसलिए कह रहे हैं कि उस अयोध्या में ही तो परीक्षा हो गई, वहाँ से सपा के अवधेश जी जीते, दलित और दलित परिवार से आए थे। तो वहाँ की जनता ने जो आदेश दिया तो कायदे से सिर झुका करके उसको मानना चाहिए लोकतंत्र में। इसलिए मैंने कहा कि ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। ये तो संविधान को ख़त्म करना चाहते थे 400 पार का नारा दे करके, लेकिन देश की जनता ने संविधान को पकड़ लिया और उसने उसको बदलने से इनकार कर दिया। राम मंदिर निर्माण में जितने गरीबों का घर उजाड़ा गया, तो वहाँ तो ये मुख्य दुकानदारों का घर उजाड़ा गया, उनका मुख्य कंसर्न वो था। और दूसरी बात कि जिसको लेकर के बाबरी मस्जिद ढाही गई थी, वहाँ तो वो बना ही नहीं। उस समय कहा जा रहा था कि ये यहीं पर राम जन्मे हैं, इसलिए यहीं बनना चाहिए वो मंदिर। तो वो तो वहाँ बना नहीं, वहाँ से दूर बना, लंबा चौड़ा बना, और वो भी बनते के साथ चूने लगा। दोनों जो बड़े कंस्ट्रक्शन हुए इस बीच में, राम मंदिर का और सेंट्रल विस्टा का, दोनों चूहे प्रथम बरसात में ही। तो इसमें कितना घोटाला हुआ, क्या हुआ, ये तो जो उसके निर्माता लोग हैं वही जाने। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वो पूरे विमर्श को उलटना चाहते हैं। भारत 47 में आज़ाद हुआ, अंग्रेज गए, और पहली बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान लिखा गया, जिस पर 2 साल तक डिबेट चला और नुक्ता दर नुक्ता, और बात हुई कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा। तो केवल अंग्रेज ही नहीं गए, जमींदारियां भी गईं, राजशाही भी गई। अब जनता के वोट से सार्वत्रिक मताधिकार लागू हुआ। जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे और बहुमत जिस दल का होगा, उसी बहुमत दल का नेता देश का शासक होगा। वो दिल्ली में प्रधानमंत्री होगा, राज्यों में मुख्यमंत्री होगा। तो इसलिए पूरी बात बदल दी गई। तो मोहन भागवत जी को ये बात पच नहीं रही। इस दौर में भी जब संविधान का हम 75वां साल स्वीकार करने, लागू करने का मना रहे हैं, प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं, तो वे बहस को भटकाना चाहते हैं। सच बात यह है कि देश की जनता ने अंबेडकर जी को अपने सर पर बिठा लिया है, और भारतीय संविधान को, जो आधुनिक राष्ट्र के निर्माण की दिशा है, उसको देश की जनता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आज़ादी को लेकर जिस तरह का बयान आरएसएस बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, आप किस आज़ादी को मानते, कब मिली आज़ादी? आप सांसद हैं काराकाट से, आप बताएं कि आज़ादी। हम नहीं मानते हैं, देश मानता है। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? बापू के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई, और ये बराबर इस विमर्श को खड़ा करना चाहते हैं। बापू की हत्या को भी वो आज तक
जस्टिफाई करने के फेरे में रहते हैं किसी न किसी रूप में। तो हम कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल देश विरोधी ये स्टेटमेंट है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, महिला, दलित और पिछड़ा विरोधी। शहीद जो हुए, उनके स्वतंत्रता सेनानी जो हुए, उनका अपमान है ये। तमाम जो लड़ाई में शहादतें हुई, जिसके जरिए आज़ादी मिली, उसका अपमान है ये। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कल को कह देंगे कि जिस दिन आरक्षण खत्म होगा उस दिन भारत को असली आज़ादी मिली। इस तरह का विचारधारा इस तरह की है। मैंने वो कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो विमर्श को बदलने की कोशिश है। इनका जो स्टेटमेंट है वो जो विमर्श चल रहा है कि नहीं हम संविधान को बदलने की इजाज़त, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे मोहन भागवत जी हों, उनको नहीं देंगे। बाबा साहब हमारे नायक हैं, हीरो हैं, वो रहेंगे। अब उसको बदल डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, उस दिशा में हम थोड़ा सा भी सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा सर, अब एक सवाल, चूँकि पहली बार मुलाकात हुई और ज़्यादा टीवी चैनल में आप आते नहीं हैं, मीडिया में, और जब चुनाव था तब भी मीडिया में आप बहुत ज़्यादा नहीं आए। कितना मुश्किल चुनाव था। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा थे एनडीए से, दूसरी तरफ पवन सिंह थे निर्दलीय, और उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह को हरा के आप चुनाव जीते। और जितना खर्च हमको लगता है ये लोग किए, उसका 10% आप कर दिए होंगे तो बहुत होगा सर। देखिए, उस क्षेत्र में जिन्होंने भी, जिन पत्रकारों ने भी भ्रमण किया है, वो जान रहे थे कि वहाँ इस बार हम लोगों की हवा चल रही थी और बहुत तेज़ हवा थी, आंधी कह सकते हैं इसको। इसलिए उपेंद्र जी और पवन सिंह कोई मुद्दा वहाँ थे ही नहीं। वहाँ था कि इस बार CPI-ML को, राजा राम सिंह को जिताना है, इंडिया गठबंधन की जीत दर्ज करना है। ये हमारे अधिकार छीनने वाले हैं, संविधान बदलने वाले हैं। ये A टीम और B टीम है बीजेपी के, इसलिए उस तरफ लोग देख ही नहीं रहे थे। नहीं, पवन सिंह का तो पूरा मीडिया में चल रहा था, हर जगह। मीडिया से छोड़िए, अब मीडिया का समीक्षा भी करिएगा ना। जब चुनाव परिणाम आ गए, जनता ने जनादेश दे दिया, तो फाइनल बात तो ये है। इसीलिए चाहे मीडिया में हो या नहीं हो, सबको समीक्षा इस बात का करना है कि जनता का आदेश क्या निकला। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मीडिया में भी बात, खबरें चली कि अगर पवन सिंह वहाँ चुनाव नहीं लड़ते तो उपेंद्र कुशवाहा जीत जाते। पवन सिंह के चुनाव लड़ने का फायदा आपको हुआ। इस बार अगर पवन सिंह नहीं आते तो हम लोग 2 लाख के मार्जिन से जीतते। 1 लाख से अभी जीते, 1,05,000 से। पवन सिंह नहीं आते तो हम लोग 2 लाख के मार्जिन से जीते। नहीं, पवन सिंह तो बीजेपी के वोट काटे, राजपूत नहीं, वो दोनों थे, ठीक है। अब हर चुनाव के अपने अपने गणित होते हैं, अब उस पर गणित पर भी बात कभी होगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो क्षेत्र का मूड था, पवन सिंह नहीं होते तो 2 लाख का मार्जिन होता उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। हाँ जी, उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं बिहार में। हाँ, चलिए ठीक है। अच्छा, एक आप ही बिरादरी के निशिकांत सिन्हा, वो भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले हैं। कुशवाहा की जो राजनीति बिहार में हो रही है, हर जगह कुशवाहा की डिमांड है। और जातीय जनगणना में 1 नंबर पर यादव, 2 नंबर पर दूसरा, 3 नंबर पर रविदास, चौथे नंबर पर कुशवाहा। इसलिए ज़बरदस्त तरीके से कुशवाहा की डिमांड है। और निशिकांत सिन्हा भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर कि कुशवाहा की राजनीति को एक स्वच्छ और बेहतर दिशा दी जाए, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति हो, गरीबों के पक्ष में राजनीति हो। अभी जो जातीय जनगणना से सर्वे निकल के आया, नीतीश बाबू के तमाम दावों के बावजूद, कि बिहार में 34% परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी 6,000 से भी कम है। और 63% ऐसे हैं जिनकी आमदनी 10,000 से भी कम है। तो किसका विकास हो रहा था? तो विकास की दिशा के बारे में मूलभूत प्रश्न उठ गए हैं कि जो राशि दिल्ली में गरीब का चेहरा दिखा करके ली जाती है, वो राशि गरीब के घर तक पहुँचे। अब तो डायरेक्ट करते खाते में जाती है सर। उसके घर में खुशहाली फैले, इस तरह का नीति निर्माण हो, योजनाएं चले। जो कुशवाहा की नई पार्टी बन रही है, उस पर क्या कहेंगे? तो यही मैं कह रहा हूँ कि जो भी राजनीति में आ रहे हैं, ठीक है, राजनीति को इस दिशा में मोड़ने की ज़रूरत है और इस पर ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत है। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो आज़ादी को लेके रुचि पाठक का अलग बयान, जो भाजपा युवा मोर्चा की नेता हैं, 99 साल के लिए आज़ादी मिली थी लीज पर, उनका कहना था। उसके बाद मोहन भागवत अभी बयान दिए हैं, उससे पहले के दिए थे बयान?
हाँ, कंगना रनौत का बयान आया था। कंगना रनौत ने कहा था कि मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में असली आज़ादी भारत को मिली। फिर मोहन भागवत का बयान आया कि भारत को असली आज़ादी 2024 में मिली क्योंकि राम मंदिर बना। तो पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।